हाँ। उनको पूरी क्रेडिट दिलानी चाहिए। अब एक सवाल, खास करके जो सबसे चर्चित चेहरे हैं बंगाल की राजनीति के, अभिषेक बनर्जी, जिनको कि सभी लोग जानते हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में यह सवाल है कि जिस डायमंड हार्बर मॉडल की चर्चा हो रही थी, वो तो अब फेल हो गया, क्योंकि आज के जो नतीजे हैं वो उस नतीजे के बाद ये पता चल गया कि डायमंड हार्बर मॉडल फेल है। लेकिन अब 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, और अगर ये चुनाव लड़ने की स्थिति में उस वक्त होते हैं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि इनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह को चेतावनी भरे लहजे में कहा, उसके बाद उस मामले में भी एफआईआर दर्ज है, और कई संपत्तियों के मामले में एफआईआर दर्ज है, और ना जाने कितने एफआईआर अभी और पाइपलाइन में हैं कि वो सभी एफआईआर दर्ज होंगे। उसके बाद हो ना हो, अगर इनको कन्विक्शन हो जाए, तब तो ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2029 में अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ने की स्थिति में होते हैं, तो क्या उस वक्त ये डायमंड हार्बर मॉडल चलेगा क्या, और क्या उस वक्त ये जीतने की स्थिति में होंगे क्या? क्या लगता है संजीव जी आपको? नहीं नहीं, उस समय जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए कि एक फाल्टा में वो 1,09,000, और वो तो ज्यादा ही वोट से हारे हैं प्रवीण जी, मतलब वो 1,42,000 वोट से लगभग हारी है टीएमसी वहां पे। भाई उनका सिंबल तो था, बिल्कुल, भले कैंडिडेट भाग गया, कैंडिडेट को भागा या इन्होंने कहा तुम भाग जाओ कैंडिडेट लड़ने से, कि और भी स्थिति दयनीय हो, और भी क्योंकि जब ये चुनाव प्रचार अभिषेक बनर्जी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं करने गए, यानी डायमंड हार्बर संसदीय सीट के अंदर ही फाल्टा आता है, इसका मतलब हार तो पहले ये मान चुके हैं, तो अपने घर से नहीं निकल रहे। तो ऐसा मैं ये कहता हूं, देखिए अगर बगल के बिहार से तुलना की जाए, क्योंकि बंगाल की सीमा तो बिहार से भी टच करती है, और देखिए कि किस तरह से आरजेडी भी लंबे समय से सत्ता में नहीं है, लेकिन आरजेडी ऐसा नहीं हुआ है कि आरजेडी का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने से भाग गया या तेजस्वी कहीं प्रचार करने नहीं गए, ऐसा तो नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह है कि टीएमसी के पहले ही हमने बोला कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी जिसकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, सत्ता ही उसकी विचारधारा थी, शोषण ही उसकी विचारधारा थी, और तुष्टीकरण उसका हथियार था। वो आइडियोलॉजी सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, सत्ता बचा नहीं, अब आईपैक अब बिना पैसे करेगा काम नहीं, तो क्या है, अब उनका कोई कैडर नहीं बचा, और जो कैडर है। आप संजीव जी लगातार आईपैक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जरा आईपैक के ऊपर भी एक बार नजर हम लोग डाल ही देते हैं कि आईपैक के बारे में क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से स्थिति ममता बनर्जी की अब हो गई है, आईपैक की भी स्थिति वही होने वाली है? क्योंकि इसके ठीक बाद आईपैक का कॉन्ट्रैक्ट अखिलेश यादव के साथ होने वाला था, या हो भी गया था। वो अखिलेश यादव ने उसको बंगाल से लौटते ही, ममता बनर्जी से मुलाकात 5 तारीख को या 6 तारीख को हुई है उनकी, उसके बाद वहां से लौटते ही इसको खत्म कर दिया कि नहीं, कोई आईपैक के साथ कोई वो नहीं रहेगा, आईपैक उनके लिए कोई काम नहीं करेगी। तो ये माना जाए कि जिस प्रकार से टीएमसी का अब खत्म की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार से आईपैक का भी पतन होता जा रहा है। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मुझे हंसी आ रही है जब आपने सवाल फ्रेम किया, तभी से मैं हंस रहा हूं। हंस इसलिए रहा हूं कि इससे पहले जो बिहार का चुनाव हुआ था, और आईपैक के जो फाउंडर हैं वही प्रशांत किशोर जी, हाँ, तो वो तो फ्लैट ऑन दे मुंह गिरे बेचारे, और खुद वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। देखिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक समय होता है। प्रशांत किशोर ने वाकई में 14 में तो कुछ ऐसा किया नहीं था, वही 2-4 उस चाय पर चर्चा और थोड़ा वो 3D होलोग्राम से वो प्रचार करना, इसके अलावा प्रशांत किशोर ने क्या किया था? आपको 14 जब जीती है बीजेपी, उसके बाद इन्होंने स्टोरी प्लांट करवाई कुछ अपने गिने चुने पत्रकार मित्रों से, और उसमें वो एक्सपर्ट है कि सब कुछ प्रशांत किशोर ने किया, और उसके बाद अपनी एक ब्रांडिंग करके अपना मतलब कहें तो मोटा रकम चारों तरफ से वसूलने लगे। लेकिन सवाल ये है
कि जब उनका पीक समय था तब वो राज्यसभा में जा सकते थे ना, पिछली बार टीएमसी जा सकते थे, कांग्रेस भी उनको राज्यसभा भेज देती। लेकिन हुआ क्या कि उनको भी कहते हैं ना कि आप अगर एक झूठ का जाल दूसरों के लिए बुनते हैं तो उसमें आप भी फंसते हैं। वो झूठ का जो ताना बाना था उनको भी लग गया कि वो राजनीति के नायक हैं, जबकि वो थे नहीं। वैसा जनता विश्वास करती जाएगी। अब देखिए 14 के बाद आप देखिएगा कि 15 में जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, अब बताइए कोई बिहार का एक बच्चा भी समझ सकता है कि जब लालू जी और नीतीश जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर कौन सी खेत की मूली है भाई। वो 15 के लालू नीतीश जी के जीत का भी क्रेडिट जो है, जो ज्वाइंटली लड़े आरजेडी जरिए और बाद में अलग हो गए नीतीश जी आरजेडी से, उसका भी क्रेडिट प्रशांत किशोर ने ले लिया। तो उनका वही हुआ जैसे कांग्रेस का उन्होंने खाट पर चर्चा शुरू की थी और चर्चा खत्म होने से पहले कांग्रेस का यूपी में करते थे तो खाट भी नहीं बची, उसी तरह से मुझे लगता है साख भी नहीं बची प्रशांत किशोर की। जो आदमी 4 साल प्रचार करते हुए 2% वोट नहीं ला पाया, 3% वोट नहीं ला पाया, वो दूसरे क्या जिताएगा। हाँ ये जरूर था कि 21 में जो जीत थी ममता बनर्जी की, उसमें ये सत्ता के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके साजिश करके वोटों का ट्रांसफर करके इसने ममता बनर्जी को जीत दिलाया, नहीं तो 21 में ही ममता बनर्जी का बुढ़िया बिस्तर बंद हुआ था। मैं इस बार आपने देवोलीना विश्वास का नाम लिया, देवोलीना विश्वास ने अमेजन से या ऑनलाइन शॉप से, शॉपिंग उससे ऐप से 750 नकली फिंगर मंगवाया था और ये शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया कल परसों बयान दिया। और जब उन्होंने बयान दिया उसके अगले दिन देवोलीना विश्वास ने इस्तीफा दे दिया नगर निगम, कोलकाता नगर निगम से, क्योंकि उनको भय हो गया कि अगर उसकी जांच होगी तो 750 नकली फिंगर क्यों मंगवाया गया था चुनाव से पहले, इसलिए मंगवाया गया था कि उससे दबाना था। तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि केवल ममता बनर्जी का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ प्रवीण जी, जिन्ना मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स का लास्ट थोड़ा सा बचा अभी केरल में, अब अगले केरल और तमिलनाडु में क्लोज होगा। ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उस नाव पर चढ़ लेते थे जिससे लगता था कि ये नाव जो है ये इस पार से उस पार हो जाएगी, नदी के पार चली जाएगी, तो उस नाव पर प्रशांत किशोर सवार हो जाते थे। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा हो कि उनको लगे कि ये नाव अब आगे नहीं बढ़ पाएगी या बढ़ने की स्थिति में नहीं है और उस नाव से वो उतरने की भी स्थिति में नहीं थे, तब वो फंस गए। यानी कि अब सभी को यह पता था कि इस बार तृणमूल कांग्रेस बंगाल में नहीं आ रही है, लेकिन ये इस प्रकार से फंस गए थे कि ये उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। ये माना जाए अब? हाँ देखिए, वो तो सब कुछ माना ही जाए जो कह रहे हैं। जन सुराज, मैं अपने दर्शकों को सूचना दे दूं, जन सुराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय प्रताप सिंह और पप्पू सिंह, सीमांचल के बहुत बड़े कद्दावर राजनीतिक परिवार से, बहुत बड़े पुराने जमींदार हैं। उन्होंने तत्काल 1 साल 2 साल के लिए राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल। और अभी और उन्हीं के दिए हुए आवास में रहते थे पटना में। हाँ, ये वो भी अब खाली कर चुके हैं। खाली कर चुके नहीं है, खाली करने के लिए कहा गया उनको। हाँ, वही बात है। और चूंकि उनके ऊपर एक एहसान था कि उनको एक जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो इसलिए उन्होंने उस जिम्मेदारी को अपने कंधे से फेंका और अपना घर जो है वो सकुशल वापस लिया, कोठी जो वापस ली। तो क्या बचा है? प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी, थोड़े बहुत राहुल गांधी है। देखते हैं यूपी चुनाव में। मुझे लगता है यूपी चुनाव जो है वो बहुत सारी बातें जो अभी अधूरी है या 75% विपक्ष की वो कहानी लिखी जा चुकी है, उसमें मुझे लगता है कि आखिरी पन्ना यूपी के विधानसभा चुनाव में लिखा जाए, क्योंकि हिमाचल वाले चुनाव में जो 27 में होना है उसमें कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं। कर्नाटक जब अगला चुनाव होगा कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं। तो 2 राज्य लूज करेंगे कांग्रेस के लिए। केवल एक जगह पंजाब में है जहां वो मजबूती से लड़ सकती है। वहां भी अगर बीजेपी अकाली दल का अलायंस हो जाएगा तो वहां से भी ये कॉकरोच स्पॉन्सर्ड पार्टी वो भी बाहर हो जाएगी। और अब देखते क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी विपक्ष की जो आइडियोलॉजी थी कि मुस्लिम को वोट बैंक बनाओ, हिंदुओं को जाति में तोड़ो, तुष्टीकरण करो
और उसके बाद जब कोई बात हो तो ये कहा जाए रोजगार भी मिला, ये मिला। अरे भाई, कांग्रेस के जमाने में हम लोग युवा थे, कितनों को सरकारी नौकरी मिल रही थी, घर घर आईएएस, घर घर चपरासी तो बने नहीं, आईएएस और कलर की तो बात दूर है। तो ऐसी अव्यवहारिक बातें करते हैं। और देखिए, अर्थव्यवस्था का संकट अभी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है? क्या उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? जरा सी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति बोल सकता है कि इसमें भारत सरकार का, मोदी सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उन्होंने तो सबको बैलेंस करने की कोशिश की, और आज भी बहुत ये अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस है, और उसमें चूंकि उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता है, तो वो आने वाले समय में अगर उधर युद्ध की स्थिति समाप्त होती है तो फिर वो धीरे धीरे पटरी पर फिर से लौट आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जब ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री का सम्मेलन था, तो ईरान के विदेश मंत्री अरागाची भी आए थे। अभी देखिए मार्को रूबियो भी आए हैं। तो मल्टी अलायंस जो है भारत का, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो तो कायम है अभी भी। बिल्कुल भाई, दुनिया के हर देश से भारत का अपना संबंध है। तो फिर, और भारत के जो लोग हैं वो समझते हैं, जो हर राजनेता को ये लगता है कि भारत की जनता बड़ी बेवकूफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की जनता को सब पता है। एक होता है किताब का ज्ञान, एक होता है विस्डम। जैसे विस्डम, आपको गांव में लोगों से बात करिए, आपको लगेगा कि इनको बहुत किताब इन्होंने नहीं पढ़ी है, इनको जानकारी बहुत। तो विस्डम, नॉलेज और विस्डम दोनों अलग चीजें हैं। विस्डम है भारत के लोगों में, और ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है, इसलिए विस्डम है। मुझे लगता है इसलिए विपक्षी दल नॉनसेंस टाइप की पॉलिटिक्स ना करे, सेंसिबल पॉलिटिक्स करे, कॉमन सेंस की पॉलिटिक्स करे, और वास्तविक मुद्दों पर पॉलिटिक्स करे। चलिए, तो उनको कुछ मिल सकता है, लेकिन वो वही मुस्लिम वोट बैंक, वही तुष्टीकरण, वो जमाना लद गया, वो युग चला गया। उसी तरह जैसे प्रशांत किशोर का एक युग था 14 से लेकर 21 तक के बीच का, उस युग में उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया, और अब वो अलग थलग पड़ गए। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप अगर इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।